A very warm welcome to each and everyone. कोरोना टाइम ने हमें एक ऐसे समय में धक्का दे दिया है जब हर तरफ हमें नेगेटिविटी मिल रही है, कुछ ना कुछ ऐसी अप्रिय चीजें सुनने को मिल रही है जिससे हमारा दिमाग, हमारा शरीर कहीं ना कहीं परेशान है। बट आज जो हम इकट्ठा हुए हैं, आप ये निश्चिंत रहें, आज हम आपको कुछ पॉजिटिविटी का डोज देने वाले हैं। पॉजिटिविटी श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल का सैट फ्री इंडिया एक कैंपेन है विच इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ डॉक्टर अनिल गुप्ता। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी सैट स्टैंड्स फॉर एस इज फॉर स्ट्रेस, ए फॉर एंजाइटी, डी फॉर डिप्रेशन एंड डी फॉर डिजीज। सो हम कोशिश कर रहे हैं इंडिया को सैट फ्री बनाने की। और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ स्टॉलवर्ट्स इंडस्ट्री के जुड़े हुए हैं जो आपको बताएंगे और समझाएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में खुश रहना और अपने सामने आते हुए चैलेंजेस से लड़कर उसको अपॉर्चुनिटीज में बदलना। मैं बात थ्योरी पे नहीं करूंगी, बात प्रैक्टिकल लाइफ पे करी जाएगी आज। और ये प्रैक्टिकल लाइफ सीधे इंस्पायर्ड है उन लोगों से जिन्होंने इसको हकीकत का रूप दिया है, हकीकत का जामा पहनाया है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए, जैसा कि हमेशा कहा जाता है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, तो उसी सिल्वर लाइनिंग को दिखाने के लिए ये ऑब्जेक्टिव है इस तरह का एक प्रोग्राम का, जो पावर्ड बाय है श्री गणेश विनायक आई फाउंडेशन से। और इसका साथ दे रहे हैं लाइफ कैंपस पॉजिटिव हेल्थ जोन। पॉजिटिव हेल्थ जोन के द्वारा ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले पैनल पे बुलाना चाहूंगी डॉक्टर जवाहर सुरसती, एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जवाहर जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिस्टर बरुण साखर जी, ही इज एडिटर फ्रॉम पत्रिका बिलासपुर। वेलकम Barun ji, welcome to the show. The next one is Wandering Swami Mahesh, founder and leader SIA International. Thank you Swami ji for being part of us. Mr. Vijay Guru Bakshani, Director, Bonzilo Food, State Vice President, CG Chamber of Commerce. Mr. Naveen Sharma, National President, Consumer Right Organization. Welcome, sir. Dr. Anil K. Gupta, Director, Sri Ganesh Vinayak Eye Hospital and founder of Positive Health Zone. I, Anubhuti Srivastava, welcome once again all of you to this show. Welcome everyone. Before I take this program forward, मैं एक बार सभी को ये बताना चाहूंगी कि हम इस तरह का पैनल टॉक क्यों लेकर आए हैं, किस लिए लेकर आए हैं। हम SGB फाउंडेशन के थ्रू 3 कैंपेन रन कर रहे हैं बेसिकली। एक पहला कैंपेन है हमारा अंधत्व मुक्त छत्तीसगढ़, रोशन छत्तीसगढ़। इस कैंपेन में पिछले 6 सालों में, 2015 में से ये स्थापित हुआ है। इन 6 सालों में हमने 1 लाख से ज्यादा लोगों का मुफ्त इलाज ना कहकर मैं कहूंगी हमारी तरफ से जो हम एक कोशिश कर पाए हैं इन लोगों से जुड़ने के लिए और ब्लाइंडनेस इरेडिकेट करने के लिए, जो प्रिवेंटेबल कॉज है ब्लाइंडनेस, उसमें हमने एक ये काम करा है। 11,000 से ज्यादा चिल्ड्रन हम स्कूल स्क्रीनिंग के थ्रू, जो स्क्रीनिंग होती है स्कूल्स में, उसके थ्रू जोड़ पाए हैं। मोबाइल आई चेकअप वैन इस वक्त हम रूरल क्षेत्र में पहुंचा पा रहे हैं। इसके साथ ही एक कैंपेन हम सैट फ्री इंडिया के तहत रन कर रहे हैं, जिसमें हम 1000 से ज्यादा वर्चुअल और फिजिकल इस तरह के अवेयरनेस शोज कर सकें। मुझे लगता है जितना अवेयरनेस स्प्रेड होगा शायद हम उतना लोगों तक पहुंच पाए और उनको समझ पाए। अनसरप्राइजिंगली नॉट दिस, अगर हमारे आसपास हमको कहीं भी ऐसी चीजें दिखती हैं जहां पे हमारी मदद काम आ सकती है, तो बिल्कुल हमारा फाउंडेशन आगे बढ़ के वो मदद करता है। चाहे वो सैनिटाइजर्स और मास्क राशन बांटना हो कोरोना वॉरियर्स को, या फिर दिवाली में दिए और मिठाई हो, चाहे वो स्लम एरियाज में वो कपड़े बांटना हो, या फिर बहुत सारी और छोटी छोटी चीजें हैं। तो अगर मैं इस पे बोलना शुरू करूंगी तो शायद हमारा टाइम निकल जाएगा। बिफोर much wasting much of the time, I would like my team to please play this video. I think ये मेरी सभी बातें कुछ मिनटों में कह देगा। So team, can we have the video of LGB Foundation please? तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हारा गोल क्या है?
इन सवालों को आपने भी ज़रूर फेस किया होगा और आज आप एक बेहतर मुकाम पर हैं। हमारे कहने का मतलब है कि आज आप एक अच्छी पोजीशन पर हैं। जो आपने चाहा वह आपने अपना मकसद पूरा किया, आपकी मेहनत और काबिलियत के दम पर। इसीलिए हम अपना मकसद आपको बता रहे हैं। वह आप ही है जो हमारे मकसद को पूरा कर सकते हैं। हमारा मकसद है अंधत्व मुक्त छत्तीसगढ़, रोशन छत्तीसगढ़, संकल्प श्री गणेश विनायक फाउंडेशन का। आँखों के बिना जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है, यह बात हम सभी जानते हैं। अगर हमारी आँखों में थोड़ी सी भी समस्या आती है तो कितनी तकलीफ होती है, इस बात का एहसास भी है हमें। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आँखों की जटिल समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसका इलाज तो है, मगर लोगों के पास धन का अभाव है। इसी समस्या को देखते हुए हमने संकल्प लिया कि जिनके पास धन का अभाव है हम उनका निःशुल्क इलाज करेंगे, और हमने हज़ारों की संख्या में लोगों का निःशुल्क इलाज किया। इस वीडियो में कुछ लोगों का आप हंसता हुआ चेहरा देखेंगे। यह उन्हीं में से कुछ लोग हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पूरे छत्तीसगढ़ के ज़रूरतमंद नेत्र समस्या से ग्रसित लोगों का इलाज करना चाहते हैं, लेकिन हम अकेले इस कार्य को नहीं कर सकते। इसीलिए इस कार्य में हमें आपकी आवश्यकता पड़ेगी। क्या आप हमारा साथ देंगे? आप अपने घर के किसी भी सदस्य के जन्मदिन, सालगिरह पर भव्य कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि आप अपनी खुशी को व्यक्त कर सकें, या परिवार में किसी को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसी प्रकार अगर आप श्री गणेश विनायक फाउंडेशन की मदद से किसी के जीवन में रोशनी लाते हैं तो वह जब अपनी आँखों से इस दुनिया को देखेगा तो ना सिर्फ आपको दुआ मिलेगी, पर ऐसी खुशी मिलेगी जिसके सामने सारी खुशियाँ बौनी नजर आएंगी। हम नहीं जानते कि अंधेरे में छोड़ा गया एक छोटा सा तीर कितने घर को रोशन करेगा, लेकिन हमें यह यकीन है कि हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इसका सारा रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंसी है जो हमारी वेबसाइट पर मेंशन है। नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी कश्ती मेरी लहरों में डगमगाती है, वो दरिया में डाली हुई नेकियां बाहर निकल कश्ती को बचाती है। यस, तो इसी नेकी की उम्मीद के साथ आज हम सब फिर जुड़े हैं। बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सबसे पहले अपने पहले गेस्ट को इनवाइट करना चाहूंगी, जिनको थिंक प्रोफेसर कहा गया है फॉर हिज आर्ट ऑफ थिंकिंग। डॉक्टर जवाहर सुरसती is an eminent psychologist, futuristic, TED speaker, advisor to government, best-selling author, and an innovator. He has been lately adjudged as one of the top 24 policymakers of India by leading daily New Indian Express. He has been bestowed the MIT Dow Vinci Innovator title for the innovation in social education to help uplift the disadvantaged. He advises Government of India on policy issues and innovation in education, startups, and youth affairs. Not this, there are many accolades associated with him. मैं पढ़ने जाऊंगी तो शायद टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। बिना टाइम गवाए मैं सीधे डॉक्टर जवाहर को सुनना चाहूंगी और लोगों तक उनके बारे में पहुंचाना चाहूंगी कि कैसे उन्होंने इतनी सारी उपलब्धियां, इतने सारे चीजें अपने लाइफ स्पैन में इकट्ठे किए। डॉक्टर जवाहर, प्लीज वेलकम टू द शो। आई वुड लाइक टू माय ऑडियंस टू नो कि कैसे वो भी अपने चैलेंजेस को कन्वर्ट कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज में। सो ओवर टू यू सर। ओके, सो गुड मॉर्निंग सभी को। और संडे है, मैं पक्का है कि बोर नहीं करूंगा। सफेद बाल लेके थोड़े से मायूस मत होइएगा, कोई प्रवचन नहीं होगा। तो लाइफ कुछ ऐसी थी कि कोविड के पहले भी इट वाज नॉट वेरी गुड फॉर मी। यानी बचपन भी मेरा मैं इडली बेचता था और परिवार बहुत तकलीफ में था, पढ़ाई नहीं हो रही थी
ऐसी स्थिति में 8 साल की उम्र में मैं इडली बेचने चला गया। और क्योंकि मेरी माँ को, वो भी अनपढ़ थी, तो उनको सिर्फ इडली बनाना आता था, तो वो इडली बना के देती थी। 5:30 बजे मैं ठेला खोलता था और मजदूर आते थे और 25 पैसे में 2 इडली बेचता था। चैलेंज लाइफ के लिए ही था कि हम सस्टेन कैसे करेंगे। ये 5 लोग यानी 5 बच्चे और माँ बाप का परिवार। तो उस समय मुझे लगता है ये आर्ट ऑफ थिंकिंग जिसके बारे में आपने जिक्र किया है, उसका थॉट उसी वक्त या उसकी बीज उसी वक्त डली होगी, क्योंकि उस वक्त बहुत तकलीफ में थे हम लोग। और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जैसा कहते हैं, तो उस समय मेरी सोच एकदम खुलने लग गई कि भाई 11 ठेले हैं जो इडली बेच रहे हैं, तो मैं 12वां ठेला हूं, क्या ऐसा अलग कर लूंगा कि मेरी इडली बिक जाए। तो मेरे सोच में 8 साल की उम्र में जो आया वो मैं बताता हूँ आपको, और आई कीप इट शॉर्ट। कि इडली की 2 खासियतें दुनिया भर में जो मुझे दिखती हैं। पहला ये कि वो सफेद होता है, दुनिया में कहीं पे भी चले जाइए। और दूसरा वो कि उसका कोई अपना टेस्ट नहीं होता, इसलिए आपको सांभर चटनी के साथ खाना पड़ता है। हाँ, अब मैंने सोचा अगर ये दोनों 11 ठेले में बिक रहा है, तो 12वें ठेले में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि कुछ मेरे पास लोग आए। तो मुझे अब मेरी माँ की बिंदी बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं, जो मेरा ठेले का मालिक था, वो, उसकी पत्नी अचार बनाती थी, तो मैं डिस्प्ले करता था। 10 रुपए का अचार होता था, तो मैं उस एक बोतल को एडवांस में निकाल लेता था और उसमें से एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक पिक्चर का डायलॉग है, उसी तरह से एक चुटकी अचार निकालता था और बिल्कुल इडली के बीचों बीच एक लाल बिंदी बनाता था। 2 चीजें होंगी, मेरी इडली सफेद नहीं थी अब, हाँ, बाकी की सिर्फ सफेद थी, मेरे बीच में एक लाल बिंदी थी, सुंदर लगता था। और दूसरा, इडली चटक हो गई क्योंकि उसमें अचार लग गया, उसमें स्वाद आने लग गया, तो मेरी इडलियां भरपूर बिकने लग गई। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड फेसिंग चैलेंजेस। जो मेरे चैलेंज थे लाइफ में, उसको मैंने अपॉर्चुनिटी बना के मेरी इडली का छपरा डाल दिया 6 महीने में। फिर हमने रेस्टोरेंट बनाया, फिर बाद में होटल बनाया। इस तरह से कुछ कुछ होते रहे। तो ये तो पहला ये है कि जिंदगी में अगर आपके पास चैलेंज है तो उसको फेस करने का एक अपॉर्चुनिटी भी है, जो जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। बीच बीच में कुछ ऐसे, जैसे मैं आज अंग्रेजी जो आपके सामने बोल पाता हूँ, वो अंग्रेजी किसी किताब से नहीं सीखी है, मैंने फिल्म के पोस्टर से सीखी है। यानी जो मैं अमिताभ का बहुत बुरा फैन था, हाँ, बुरा यानी अच्छा, हाँ, बहुत बड़ा फैन था। तो डॉन से मैंने पहले DON सीखा। आप लोग अगर ABC सीखे हैं, तो मैं पहले DON सीखा, और उसको TON को कैसे न ऐसे करके सीखता था। तो मेरे संडे यानी स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि 5:30 बजे मैं खोलता था और 11:30 बंद करता था। तो मुझे लगता, तो इतना स्ट्रेस होता था कि इतना काम करने की उस उम्र में, कि मैं संडे को सारी पिक्चरें जो रिलीज होती थी वो देख लेता, और उन पिक्चरों से मैं अंग्रेजी सीख गया। ये एक, दिस इज द अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट। और ये हम कई बार क्रिप करते हैं कि भाई उसका स्कूल अच्छा है, वो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है, ये हिंदी मीडियम में पढ़ता हूँ, मैं सरकारी में पढ़ता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप में सीखने की इच्छा है तो आप जरूर सीख सकते हैं। दूसरी बात, मुझे ये वाकया बहुत क्लियरली याद है कि जो रिलेशंस होते हैं वो हमेशा बना के रखने चाहिए। ये कोविड के टाइम में हम बेहतर सीखते हैं, क्योंकि कोई रिलेशन से टच में नहीं होते। तो मैंने जो जिंदगी में कमाया है वो रिलेशंस, और वो मुझे खुशी देते हैं। कैसे कि एक, जब मैं होटल मैनेजमेंट पढ़ने कलकत्ता गया, क्योंकि इडली का फॉरवर्ड इंटीग्रेशन वही था, तो मैं जब कलकत्ता गया तो मुझे अंग्रेजी बहुत ज्यादा नहीं आती थी। तो कुछ दोस्त मुझे चिढ़ा रहे थे बस में, तो एक महिला आई जिनके बाल कटे हुए थे, उन्होंने उन बच्चों को भगाया, उसको अंग्रेजी नहीं आती तो क्यों चिढ़ा रहे हो। और फिर उसने मुझे पूछा कि क्या तुम अंग्रेजी सीखोगे। तो वो महिला बोली कि आप पार्क स्ट्रीट आओ, हर रोज मैं 5 शब्द दूंगी अंग्रेजी के, उसका मतलब बताऊंगी। अगले दिन आके आपको उसको एक सेंटेंस में बताना पड़ेगा कि आपको मतलब समझ में आ गया। आप सही सही बताते हो 5 का, तो ब्रेड बटर दूंगी। तो उस तरह से वो दूसरी महिला थी जिसने मुझे अंग्रेजी सिखाया। पहला टीचर बॉलीवुड, दूसरा टीचर वो महिला, उनका नाम फ्लोरिंडा टीचर। उनसे मैं 45 साल की उम्र में फिर बाद में मिला। मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो महिला कहाँ चली गई, और मुझे गोवा में मेरे एक लेक्चर के दौरान वो मुझे मिल गई। तो उनसे मैं आज भी, और मैंने एक स्पीकिंग ट्री में कॉलम लिखा था, 1 महीना 2 तीर्थ यात्रा। एक मेरी माँ के पास मैं गया था उसी महीने,
और एक फ्लोरिंडा टीचर मुझे मिल गई थी, तो मेरे लिए तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। तो अपने रिलेशंस मेंटेन करके रखिए, दे गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, दे गिव यू अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस। ये रिलेशंस एक बहुत बड़ी चीज है। और थर्ड और लास्ट है कि जिंदगी में कुछ नया करने की इच्छा हमेशा रखिएगा, क्योंकि हारना बहुत आसान है, लेकिन क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम बेहतर कर सकें। एक उदाहरण है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था कोविड के टाइम में कि लाखों बच्चे जिनसे मैं जुड़ा हुआ रहता हूँ साल भर, वो घरों में बंद हैं और पढ़ाई उनकी ठीक से नहीं हो पा रही है। तो मैं ये भी कुंठित था कि किस तरह से मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इसमें, वरुण शायद जानते होंगे, कि 11,500 परिवार हर संडे मुझसे एडुताक्षरी करके एक कार्यक्रम में जुड़ते हैं। 11,500 फैमिलीज, एक में अगर अंदाजन आप पकड़ लेते हो कि 4-5 लोग भी होते हैं तो 50,000 लोग जुड़ते हैं हर संडे। और हम पहले शुरू किए थे आधे घंटे से, वो आज 3 घंटे का हो गया है और बहुत इजी है। मैं आप सबके लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों को पढ़ाने का एक तरीका लार्ज स्केल में कैसे हो सकता है, ये हम गवर्नमेंट्स को दिखा रहे थे। तो मैंने क्या किया उसमें कि एडुताक्षरी में 11,500 मुझे फेसबुक में जुड़े, और कोई भी क्लास का बच्चा हो आपके परिवार में, पूरा परिवार बैठता है। और एक बच्चे ने परिवार का ये उठाया कि हिमालय, अगर उसने उठाया एक वर्ड हिमालय, और हिमालय पे उसने 2 वर्ड बोले, 2 सेंटेंस बोले, परिवार अगर चाहे तो कुछ जोड़ सकता है। और हिमालय में यह लास्ट अगर वर्ड है तो उसे गाना गाता है वो कि यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। हाँ, ग से अगला परिवार उठाता है और जी से कोई एक वर्ड उठाता है, जैसे गांधी जी उठा लिया, उसके क्लास के हिसाब से वो वर्ड उठाता है बच्चा और गांधी जी के बारे में 2 लाइन बताता है, परिवार उसमें जोड़ सकता है। हाँ, और बाकी 11,499 परिवार सुनते रहते हैं और वो फिर वो गाना गाता है। तो ये एडुताक्षरी का मोह पकड़ लिया बच्चों को, तो वो लोग गाने भी गाते थे, परिवार के साथ भी 2-3 घंटे बिताते थे और हम तो पढ़ाई भी करते रहते थे। हाँ, और दूसरे जो क्या सुने उसे उनसे सीखते थे दूसरों। तो इट वाज ए इनोवेशन। तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि यही एक इनोवेशन है, बहुत सारे इनोवेशंस। अगर हार मान गए तो घर में बैठ के चुपचाप आप अपना काम करते रहो, खाना खाते रहो, सोते रहो। लेकिन अगर आप रीच आउट करना चाहते हो पब्लिक को और उनमें खुशियां बांटना चाहते हो या कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो कुछ नवाचार ऐसा होना चाहिए जिससे कि दुनिया को बेहतर बना सके इस कठिन परिस्थिति में। एंड इट इज पॉसिबल। सिर्फ हम हार जाते हैं और हमारे दिमाग में एक बोझ डाल लेते हैं कि अरे ये क्या करेंगे इसमें, तो हम अडेप्ट नहीं कर पाते हैं नए सिनेरियोस में। इसलिए ये प्रॉब्लम आती है हमको कि हम कुछ नया नहीं कर पाते या नवा, जबकि हमारे पास सबके पास शक्ति होती है कि हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। कुछ नहीं कर पाए तो मेरा घर का चौकीदार जो है या सोसाइटी का चौकीदार है, वो सब लोगों को रोक रहा है, टेम्परेचर देख रहा है, वो हमको बचा रहा है। तो क्या उसके पास चाय पीने का समय है, क्या उसके पास खाना खाने का समय है? छोटी छोटी चीजें अगर हम सोच पाए तो शायद ये समाज बेहतर हो पाएगा। जैसे डॉक्टर साहब ने इतना कुछ करने का बीड़ा उठाया, वो कर रहे हैं, स्वामी जी कुछ कर रहे हैं अपने इसमें, लेकिन समाज का हर व्यक्ति अगर करे इस तरह से, नॉट जस्ट लाइफ इन्फ्लुएंसर्स, नॉट जस्ट कुछ लोग, हाँ, ये और बाकी लोग सिर्फ गवर्नमेंट को कोसते रहे और खुद जाके भीड़ में जाए बिना मास्क के जाए और गैर जिम्मेदाराना हरकतें करें। हर आदमी अपने स्तर पे अगर छोटा छोटा कुछ कर पाए तो बेहतर होगा। लास्ट में 1 मिनट और लेना चाह रहा हूँ कि मैंने इस वक्त 2 आविष्कार किए हैं किताब लिखने के अलावा, और वो 2 आविष्कार ये हैं कि हमको पता है कि ऑनलाइन डिवाइसेस का आंखों पे असर हो रहा है, बच्चों के मेंटल हेल्थ पे असर हो रहा है। कल मैंने एक न्यूज़पेपर के इस पे देखा भी था उसका रिपोर्ट। तो हमने डिजिटल वेलबीइंग इंडेक्स करके एक चीज बनाया है कि आप कुछ चीजें डालेंगे उसमें तो आपका इंडेक्स निकल के आता है, और इंडेक्स देख के आप बता सकते हैं कि आप कितना एडिक्टेड हो डिजिटल डिवाइसेस से। हाँ, और अगर एडिक्टेड हो तो उसका क्या उपाय है करके फिर हमने एक एप्रिजन करके एक ऐप बनाया जो ये बताता है कि आप एडिक्टेड हो तो 9 से 11 में क्या फेसबुक से एडिक्टेड हो, या 11 से 3 में क्या व्हाट्सएप, वो बता देता है। तो हम जैसे सिगरेट से अगर एडिक्टेड हैं तो उस वक्त अगर रोक लेते हैं तो बाद में रुक जाता है। जिस वक्त तलब सबसे ज्यादा रहती है उस वक्त रोक लेते हैं तो रुक जाता है। उसी तरह मोबाइल एडिक्शन या डिजिटल एडिक्शन, उसको आप उस वक्त अगर रोक लेते हैं जब वो ऐप बता रहा है कि आप 11 से 3 फेसबुक, और आप उठा के ऐप प्रिजन का मतलब है प्रिजन, ऐप को प्रिजन में डाल दीजिए
तो आप जेल में डाल दीजिए फेसबुक को 11 से 3 बजे तक, तो वो खुलता नहीं है। हाँ, और आप उस एडिक्शन से बचते। इस तरह के कुछ छोटे छोटे प्रयास हमने किए हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रमोट इट, बट अगर आप सोचें तो कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सही सर, थैंक यू सो मच। और आपकी टॉक से जो मुझे समझ में आया, एक मैंने इंस्पिरेशन जो लिया वो कुछ इस तरह था कि अगर आप सोचना चाहें तो आप एक छोटे से इडली के ठेले में भी बड़ी चीज सोच सकते हैं। आपने उसमें एक बिंदी लगाई, उसको कलर दिया और वो कहां से कहां पहुंच गया, चीजें आगे बढ़ पाई, जिस वजह से आपको थिंक टैंक कहा जा रहा है। दूसरा, आपने एक बहुत अच्छी सलाह दी, रिश्ते बना के रखिए, क्योंकि इस कोरोना काल में अगर कुछ काम आया है तो ये हमारे रिश्ते हैं जिन्होंने हमें मजबूती से पकड़ के रखा है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो। तीसरा, एक हार मत मानिए। आपने हार मान ली, आपको दुनिया नहीं हरा सकती है, आपको सिर्फ आप खुद हरा सकते हैं। अगर आपने आज हार मान ली तो शायद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो लोग हताश होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी टिप है कि आप हताश मत होइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर जवाहर। मैं अपने सेकंड पैनलिस्ट को लेना चाहूंगी। ये इनको जर्नलिज्म की फील्ड में इनके प्रिंसिपल्स के लिए और इनकी राइटिंग के लिए जाना जाता है। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, जिसमें से आपका परलोक में सैटेलाइट ज्यादा चर्चा में था। मैं बात कर रही हूँ वरुण साखा जी की। ये बिलासपुर पत्रिका के एडिटर हैं, बहुत टाइम से अपनी लेखनी से लोगों को लोहा मनवा रहे हैं। इन्होंने स्टीफन हॉकिंग इन इंडिया नाम की एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है, और अभी द टेरर फंडिंग एक अपकमिंग वेब सीरीज है इनकी, जिसकी ये स्क्रिप्टिंग कर चुके हैं। बहुत सारे ये भी वेब सीरीज लेकर आ चुके हैं और 100 से भी ज्यादा एक्सपर्ट के साथ चर्चा कर चुके हैं। तो मैं डायरेक्टली वरुण जी को बुलाना चाहूंगी। मेरे ख्याल से इतनी इंटरेस्टिंग टॉक चल रही है, डॉक्टर जवाहर जी ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हमें दिए हैं। वरुण जी प्लीज इसको आप आगे लेकर चलिए। ओवर टू यू मिस्टर वरुण जी। शुक्रिया जवाहर जी का, शुक्रिया अनुभूति जी आपका, शुक्रिया मेरे समकक्ष पैनलिस्ट श्री जवाहर जी, अनिल जी, विजय जी और स्वामी जी, नवीन जी, आपका आभार। जवाहर जी ने जैसे बताया उससे मुझे अभी कुछ ख्याल आया। कोविड से कंसर्न है, कोविड के बाद की जो जीवन शैली है, कोविड के बाद का हमारा जो वांग्मय है, सोचने का ढंग है और हमारा जीने का जो तरीका है, उसमें क्या बदलाव हमारे होने चाहिए और उन बदलावों को हम कैसे अपने जीवन में तो उतार सकते हैं। इसमें मुझे लगता है कि 3 बातों पर जो है, जैसे मैंने जो कुछ सीखा, मैं किसी को सिखा सकूं, किसी को बता सकूं, ये योग्यता नहीं है, पर मैंने जो सीखा इस कोविड से वो ये सीखा कि सबसे पहली चीज तो हमारी पूरी समाज को सभी जो देश है, देश के अलावा पूरी दुनिया है, किसी भी अक्रॉस दी सोसाइटी, उसमें हमको एक अप्रोच में हमें बदलाव करना पड़ेगा। एक पहली अप्रोच तो हमारी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच होनी चाहिए, बहुत ही मानविकी को केंद्र में रख करके, मानवता को केंद्र में रख करके हमारा हर व्यवहार होना चाहिए। पहली तो हमारी ये अप्रोच में हमें एक बदलाव करना चाहिए। क्षमा चाहूंगा, मेरा ये ट्राइपॉड गड़बड़ हो गया था। ये तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें इस तरह के अप्रोच में बदलाव करना पड़ेगा। हमें एक मानविकी अप्रोच रखनी चाहिए होगी, जिसकी आवश्यकता है। दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण होगा कि हम हमारी हर काम में एक सामाजिक अप्रोच भी रखें। हम एक इंडिविजुअल यूनिटी होने के अलावा हम एक सोशल यूनिट भी होते हैं। सोशल यूनिट होने के नाते, क्योंकि इंडिविजुअल यूनिट संसार में कोई नहीं होता, प्रकृति ने किसी को भी इंडिविजुअल यूनिट नहीं बनाया है। सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी पर निर्भर बनाया है, किसी न किसी को कुछ देने का बनाया है, किसी न किसी कुछ लेने का बनाया है। एक फूल भी अगर खिलता है तो वो स्वतंत्र रूप से अकेला नहीं खिल पाता है, उसको डाली की जरूरत होती है, उसको पेड़ की जरूरत होती है। पेड़ डाली तो ठीक है, उसका परिवार है, वो तो स्वाभाविक रूप से उसके साथ रहेगा ही, लेकिन हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, ये सारी चीजें तो उसको बाहर से लेनी होगी। जो नहीं मिलेगी तो वो फूल भी नहीं खिल पाएगा, और फूल नहीं खिलेगा तो फल भी नहीं हो पाएगा। इसलिए संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम ये कहें कि मैं इंडिविजुअलिज्म को मानता हूँ या इंडिविजुअली मैं हर चीज को कर सकता हूँ। आपकी निर्भरता है, आपकी किसी पर निर्भरता है, किसी की आप पर निर्भरता है। इसलिए हमारी जो एक अप्रोच मानवीय होनी चाहिए, दूसरी अप्रोच सोशल होनी चाहिए, कम्युनिटी बेस्ड होनी चाहिए। हम अगर कोई चीज भी करेंगे, अगर हम कोई भी चीज करेंगे तो हमें उसमें ये ख्याल रखना होगा कि इसका क्या इम्प्लीकेशन हम पर या क्या इम्प्लीकेशन दूसरों पर पड़ सकता है। सकता। इसमें भी हमें सीक्वेंसिंग सही करनी पड़ेगी। पहली चीज तो हमें ये करनी पड़ेगी कि हमें क्या इम्प्लीकेशन दूसरों पर पड़ सकता है, दूसरी चीज हमें ये करनी पड़ेगी कि इसका क्या इम्प्लीकेशन हम पर या क्या इम्प्लीकेशन दूसरों पर पड़ सकता है। इसमें भी हमें सीक्वेंसिंग सही करनी
पहले हमें ये सोचना होगा कि इसका असर, फिर हमें सोचना होगा इसका असर हम पर क्या पड़ सकता है और दूसरों पर क्या पड़ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमने अपने बारे में सोचा, और हो सकता है कि हम हमारे ऊपर जो असर पड़ने वाले हैं उनमें ही उलझ कर रह जाएं और हम अगली स्टेप पर ना जा पाए। इसलिए पहले स्टेप आप वो रखिए जो दूसरी है। तीसरा जो मैंने सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर महसूस की है, क्योंकि जर्नलिज्म में होने के नाते कुछ अलग अलग अक्रॉस दी ऑल आइडियोलॉजीज से पाला पड़ता है, सबसे मिलने जुलने का अवसर मिलता है और सबको समझने की कोशिश होती है, सीखने की कोशिश होती है। तो उसमें एक चीज मैंने समझ में आई है कि पिछले 100 वर्षों में, यानी अगर उसको और एक टाइम पीरियड एरा में बांटे तो 1920 ऑनवर्ड जो समय रहा है, उस समय में सभी धर्मों को तोड़ने के लिए कुत्सित साजिश अक्रॉस वर्ल्ड चली है। एक बहुत ही खराब कुचक्र चला है धर्मों को तोड़ने का। धर्म चाहे वो इस्लाम का हो, चाहे बौद्ध का हो, चाहे सनातन की मान्यताएं हो, चाहे ईसाइयों की मान्यताएं हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी की हो, इवन कि कोई गुरुपंथ भी है वो भी हो, इन सब का मकसद एक पॉजिटिविटी लाना होती है, एक सकारात्मकता का माहौल खड़ा करना होता है। इसलिए पिछले 100 वर्षों में जो है धर्म को जो तोड़ने का जो प्रयास किया गया है, धर्म से हटने का जो प्रयास किया गया है, आपने देखा होगा कि कोविड में अंततः वही सब हुआ है जो हमारे अलग अलग धर्मों में, अलग अलग विचारों में, अलग अलग पंथों में बताने की कोशिश की गई थी। जो सहकार की बात की जा रही थी, जो परोपकार की बात की जा रही थी, जो लोगों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करने की बात की जा रही थी, जो एक किसी सत्ता को मानने की बात की जा रही थी, जो हम महसूस कर रहे थे कि हम इतना विज्ञान आगे बढ़ने के बाद भी हमारी कहीं विवशताएं भी थी, किसी एक कुछ मुद्दों पर समग्र संसार का समग्र हमारा जो शोध है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर रुक सा गया था, थम सा गया था और बहुत अधिक हमें ऐसा लग रहा था कि स्टक हो गया है, अब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। एक ऐसा रास्ता जब आया था, ऐसी जो स्थितियां होती हैं, जो इस तरह के जो मनोस्थल जब पैदा हो जाते हैं हमारे दिमाग में, तब हमें आवश्यकता होती है किसी ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी की, किसी ऐसी धार्मिक ऊर्जा की जो हमको किसी न इस तरह के कुएं से, इस तरह के धुएं से और इस तरह के कोहरे से बाहर निकाल पाए। तो आज हमको ये समझ में आया है कि हमको धार्मिक जागरण और धार्मिक रिवाइवल, जो रिलीजियस रिवाइवल है, वो भी हमें बहुत आवश्यक है। और मैं ये बात बारंबार कई प्लेटफॉर्म्स पे कहता रहा हूँ कि अगर राज्य की सत्ताएं, राज्य की सरकारें, राज्य की शक्तियां हैं, जिनके हाथ में राजकीय चाल चलन की शक्तियां होती है, अगर वो धर्म को फॉर्मलाइज करें, सभी धर्मों को फॉर्मलाइज करें, औपचारिकीकरण करें उनका, और उनका भी टेक्स्ट बुक हो, उनकी भी पढ़ाई लिखाई कराई जाए, तो धर्मों में जो अंधविश्वास आने की संभावनाएं होती है, कहीं किसी दूसरे सोर्सेज से आ जाती है, उनको रोका जा सकता है। एक तो इसका ये फायदा हो सकता है, दूसरा ये फायदा हो सकता है अल्टीमेटली जब इंसान आगे बढ़ता है, समझता है, चीजों को ज्ञान प्राप्त करता है और संसार के व्यवहार को समझता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका कल्चरल जो रिचनेस है, जो उसकी सांस्कृतिक समृद्धि है, वही उसको सपोर्ट करती है। जैसे जवाहर साहब ने अभी डिस्कशन में बताया कि उन्होंने इडली को किस तरह से अलग ढंग से बेचने की कोशिश की और अलग तरीके से उसको लेकर के गए, और वो जैसे एडू अंताक्षरी खेल का जो एक कार्यक्रम जो चला रहे हैं, बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। तो उसमें भी आप देखिए कि एक ऐसा एंटरटेनिंग एटमॉस्फियर बनाया जाता है और अंततः सभी को जोड़ करके कुछ अच्छे डिस्कशंस के साथ कुछ मनोरंजक भी होता है वो, और नॉलेज परक भी होता है। तो एक ऐसा स्कूल, एक ऐसा कंसेप्ट बनाने की कोशिश की गई जहाँ सब कुछ है, बियॉन्ड द टेक्स्ट, बियॉन्ड द सिलेबस। सिलेबस भी है और टेक्स्ट भी है, लेकिन उसके ऊपर की जो चीजें हैं वो भी है। तो एक ऐसे परिवेश की हमारे समाज को भी आवश्यकता है, ऐसे परिवेश की हमारे सभी संस्थाओं में परिवर्तन की आवश्यकता है। पिछले वर्ष जब पहली लहर खत्म हुई थी, तो एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने करने की कोशिश की थी, जवाहर साहब भी उसमें शामिल थे, कि हम लोगों ने ये कोशिश की थी कि हम ऐसे 100 अलग अलग विशेषज्ञों से मिल पाए, जो अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ हैं, और वो ये बता पाए कि अब कोविड के बाद सारी समूची जो मानवता है, समूची जो सोच है, उसको किस तरफ बढ़ना चाहिए, किस तरफ चलना चाहिए, क्या उसके सोच में आधार होना चाहिए, क्या परिवर्तन होने चाहिए। तो एक ऐसा एक डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि डॉक्यूमेंट बहुत हद तक
जैसा सोचा गया था वैसा नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश की गई, एक विचार डालने की कोशिश की गई कि हमें अब हर परत पर सोचना होगा। वो भी कमोबेश आपके इसी कंसेप्ट के लगभग था कि हम इस सारी नेगेटिव और सारी जो प्रलयनकारी जो माहौल था, उस माहौल में से हम अपनी सकारात्मक चीजों को कैसे निकाल के ला पाए। जैसा हमारा सनातन कहता है, जब महाप्रलय होगा या महाप्रलय का जो उसमें अवधारणा है, तो उसमें सारी जो धरती है वो जल प्लावन से भर जाएगी। जब जल प्लावन उस पर हो जाएगा, तब भी एक पॉजिटिविटी होगी, एक नाव होगी, एक मत्स्य होगा, उसमें एक एक जोड़े, हर जीव के, हर प्राणी के एक एक जोड़े को उस पर बचाया जाएगा और फिर से नवा सृजन होगा, पुनर्सृष्टि का जो है एक निर्माण होगा। तो ये जो कोविड है, हमको एक तरह का एक अलार्म है, सारी समग्र मानवता के लिए एक अलार्म है कि आपको अपनी इसका अर्थ ये बिल्कुल कतई नहीं है कि आप फिर से बैक टू 1920 या 1870 या 1000 साल पहले चले जाइए, इसका अर्थ ये कतई नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये जरूर है कि आप अपनी रफ्तार को गियर के साथ बढ़ाइए, बिना गियर के रफ्तार मत बढ़ाइए, ताकि आप कभी आपको जरूरत पड़े तो गियर लोअर भी लेके आ पाए, गियर हायर भी लेके जा पाए। बिना गियर की रफ्तार होगी, बिना ब्रेक की रफ्तार होगी, तो ये संभवतः सभी मानवता के लिए ठीक नहीं है। अनुभूति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया वरुण जी, बहुत ही बढ़िया। मेरे ख्याल से आपकी टॉक से जो जवाहर जी ने कहा था वही क्लियरिटी और अच्छी निकल के आई है कि हम सब अगर अपना अपना जो बिट है सोसाइटी के लिए वो करते हैं, तो हमें गवर्नमेंट की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हर परत पे अगर हम काम करते हैं, जैसा आपने बोला कि अगर हम पर्सनल, फिर हमारे सामाजिक स्तर पे और कम्युनिटी स्तर पे, तीनों उस पे काम करते हैं, तो शायद बहुत अच्छा हो सकता है और हम साथ मिलकर बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। हमको सिर्फ अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। इस अप्रिय स्थिति में भी हम कैसे इससे उबर सकते हैं, इसमें क्या हम पॉजिटिव कर सकते हैं लिमिटेड संसाधनों में, उस पे हमको फोकस रखना है। बहुत क्लियर थॉट्स थे वरुण जी, बहुत क्लियर। और आई होप मेरे ऑडियंस को भी पढ़ के मजा आ रहा है, सुन के मजा आ रहा है इन दिग्गजों को। इसके साथ साथ जैसा आपने मेंशन करा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा 1 मिनट लेना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि जो हमारा श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल भी है, जैसा आपने बोला कि अपनी तरफ से वो कितना कर सकता है, कितनी छोटी सी पहल, हम भी एक छोटी सी पहल कर रहे हैं। कैन आई रिक्वेस्ट माय टीम टू जस्ट शो अ क्विक वीडियो ऑफ श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, जहां पर ये अपनी तरफ से कैसे अलग अलग लोगों के साथ पार्टनर होकर जो छोटी बड़ी हेल्प कर सकते हैं। परेशानियों को दूर कीजिए जी, तो जो छोटी बड़ी हम हेल्प कर पा रहे हैं, हम वो अपनी कैपेसिटी में कोशिश कर रहे हैं। आँखों से जुड़ी सारी परेशानियों को दूर कीजिए। आइए गणेश विनायक आई हॉस्पिटल और श्री गणेश कीजिए खूबसूरत नजारों का। आई हॉस्पिटल मतलब श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, ऑपोजिट कलर्स मॉल, पचपेड़ी नाका, रायपुर। जी, तो अभी हम बात कर रहे थे इन थॉट्स को, और मैं चाहूंगी कि जैसा आपने लोगों को एक दृश्य दिखाया है वरुण जी, इसमें बहुत अच्छी इंसाइट स्वामी महेश जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। इसमें जो आपने अलग अलग लेवल्स की बात करी है, मेरे ख्याल से स्वामी जी बहुत ही इज द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस। ये पहले वंडरिंग स्वामी हैं जिन्होंने 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड में योगा करा है। योगा हमारी धरोहर है, लेकिन इसको वर्ल्ड वाइड एक अलग लेवल तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने अवसाद, तनाव, चिंता को दूर करने के लिए इस योग को एक अलग फॉर्मेट दिया है, अलग तरह का एक वो दिया है। यही नहीं, बाहर के लोग इसको बहुत सराहना कर रहे हैं और बहुत आगे तक लेकर जा रहे हैं। मैं आज चाहूंगी कि वो हमें इस बारे में कुछ बताएं कि हम कैसे इस नेगेटिविटी के साथ इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं। स्वामी महेश जी, आई वेलकम यू, प्लीज आप आगे बताइए। थैंक यू, नमस्कार अनुभूति जी और सभी पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अपना कहना चाहिए कि प्रैक्टिकल रियलिटी से डील करता है। और मैं थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा हमारे जो क्लासिकल रिसोर्सेज हैं वैदिक और जो वेदांतिक फिलॉसफी से, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि योगी लोग थे उन्होंने जीवन को एकदम कहना चाहिए कि फंडामेंटल लेवल से उसको स्टडी किया, क्योंकि बाहर तो सब कुछ चेंज होते रहता है, हम लोग उसमें उलझे रहते हैं, लेकिन उसके नीचे जो एक फाउंडेशन रहता है वो हम लोग का सबका सेम है, चाहे हम भारत में हो चाहे कहीं विदेशी कंट्री हो, कहीं पे भी हो।
सबके थोड़े से आउटर लेवल पे, मैनिफेस्ट लेवल पे डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन अंडरलाइंग कॉमन रियलिटीज होती है। जो कोविड वाला सिचुएशन हुआ है, ऐसा नहीं कि इसके पहले दुनिया में ऐसी महामारी नहीं फैली। हम लोग के पास ये एग्जांपल है कि 100 साल पहले ये सिचुएशन हुआ था और ह्यूमैनिटी सरवाइव की थी, और आज हम लोग यहाँ पे हैं। मतलब वो जो स्पेनिश फ्लू के नाम से हुआ था 100 साल पहले, वो भी कोई ऐसा नहीं कि वो मनुष्य को रोक सका या जीवन को रोक सका। तो ये कोविड भी ऐसी स्थिति है कि ना तो जीवन को रोकेगा, न ही मनुष्य का जो विल पावर है उसको रोकेगा। लेकिन अक्सर क्या होता है कि मन में हमारे जो विचार होते हैं, जिसको योग में वृत्ति कहते हैं, अगर वो वृत्ति अगर हम लोग मैनेज नहीं कर सके, अगर माइंड को मैनेज नहीं कर सके, तो प्रॉब्लम बढ़ने लगते हैं। चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो। अगर बार बार हम लोग यही न्यूज हाईलाइट करते रहे कि देखिए इतनी मौत हो रही है, थर्ड वेव भी आएगा, थर्ड वेव आएगा, वही चीज रिपीट करते करते हम लोग अपने माइंड सेट को, अपने मन की वृत्ति को एक नेगेटिव डायरेक्शन में ला करके फंसा देते हैं। फिर उसके बाद उसकी चिंता के बाद उसे पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स, प्रोजेक्शन, डिप्रेशन, ये सब होने लगते हैं। और उपनिषदों में, जो कि वेद के ज्ञान का निचोड़ है, एक उपनिषद है बृहद अरण्यक उपनिषद। बृहद मतलब बहुत बड़ा, अरण्यक मतलब जो ऋषि मुनि लोग जंगल में रह करके मनुष्य के मन का, आत्मा का चिंतन करके हमको एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग दिए। तो उसमें एक छोटा सा श्लोक आता है जो कि हम लोग शांति मंत्रों में भी यूज करते हैं। वह है सर्वेशाम स्वस्तिर्भवतु, सर्वेशाम शांतिर्भवतु, सर्वेशाम पूर्णम भवतु, सर्वेशाम मंगलम भवतु। उसके बाद आता है लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। और अनिल जी ने और लाइफ कैंपस के थ्रू और आपका पॉजिटिव हेल्थ जोन के थ्रू एक बहुत अच्छा स्लोगन है, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमको उपनिषद भी सिखाते हैं, हमको योग भी सिखाता है कि आपके मन के विचार आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपका मन मजबूत है तो बाहर से कोई भी नेगेटिव थॉट आपको अपनी जगह से हिला नहीं सकता। तो योग वो विज्ञान है जो हमको अपने आप में सेंटर कर करके रखता है, जिससे हम अपने क्रिएटिव पॉजिटिव कैपेबिलिटीज को, पोटेंशियल्स को एक्सप्रेस कर सके। मतलब चिंता नहीं, चिंतन करके लाइफ में आगे बढ़े। जो चिंतन करता है वो लाइफ में आगे बढ़ता है। जैसे जवाहर जी ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है जो एजू अंताक्षरी का। तो जब बच्चे लोग को आप जोड़ करके एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हैं, और वही दूसरा अप्रोच होता है कि फैमिली बच्चे लोग को डरा रही है, या स्कूल में एक फियर है कि बच्चे लोग को आने देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दो पॉसिबिलिटीज हमेशा रहती है, चॉइस हम लोग के पास है। तो योग का जो विज्ञान है हमको उस चॉइस से और उस विल पावर से जोड़ने के लिए सहायक होता है, कि जिससे हम लाइफ में आगे बढ़े और चेतना का विकास हो। चेतना मतलब हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो इनफिनिट पॉसिबिलिटीज के साथ भरा हुआ है। कितना हम लोग उससे लेकर के आगे बढ़ते हैं, कितना हम लोग अपने चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ते हैं, उतना हम अपने चेतना का विकास करते हैं। चेतना का विकास हो केवल एक जगह शांत होकर के बैठे रहने से सोचे कि हम पूरा दिन भर ध्यान करेंगे, वैसा नहीं होता। जो आदमी सोचे कि सब कुछ छोड़ करके मैं ध्यान करूंगा, उसके मन में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव थॉट्स रहते हैं। जो समाज में कर्मयोग करते हुए लाइफ में आगे बढ़ता है, उसका मन सहज रूप से शांत, चिंतनशील और अग्रशील होता है, कि लाइफ में वो कुछ रियलिटी में कुछ, जैसे वो कहा ना कि केवल ड्रीम मत देखिए, ड्रीम को रियलिटी में चेंज करने के लिए उसका प्लानिंग कीजिए। वो क्षमता हमको योग के द्वारा मिलती है। मैं एक छोटा सा अपना एक अनुभव बताता हूँ। मेरा नाम जनरली लोग वॉन्डरिंग महेश के नाम से ज्यादा जानते हैं। पूरा नाम तो लंबा नाम है, स्वामी महेश आनंद सरस्वती। लेकिन मैं पिछले 12 साल से, जब लॉकडाउन लगा 2020 में, उसके पहले कंटिन्यूअस 12 साल से नॉन स्टॉप मैं वॉन्डरिंग कर रहा था दुनिया भर में योग को लेकर के। योग एक ऐसा सशक्त माध्यम है कि आप उसके द्वारा सभी लोगों तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी जेंडर का हो, क्योंकि योग ने मन को, व्यक्तित्व को बहुत फंडामेंटल लेवल के, उस आधारभूत लेवल से समझा है। तो दुनिया भर में मैं योग सिखाता था।
तो वो मेरा कहना चाहिए कि एक अर्निंग का माध्यम भी था, क्योंकि मेरे को ट्रैवल करना है, कोर्स कराना है, फिर वापस इंडिया आना है, फिर अपना कुछ सेटअप करना है। लेकिन जैसे ये कोविड का चक्कर हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो मेरे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज आया कि अब मैं क्या करूं। पहले तो घूम घूम करके यूरोप में पूरे दुनिया भर में सिखाता था, अब क्या करूं। तो उसमें कुछ फ्रेंड्स लोग ने मेरे को बताया कि देखो एक जूम ऐप होता है, उससे आप ऑनलाइन प्रोग्राम कर सकते हैं और उससे आप लोगों से जोड़ सकते हैं, अपने कोर्सेज कर सकते हैं। फिर पता चला LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, कि आप अपना ऑनलाइन एकेडमी बना सकते हैं। तो धीरे धीरे उसमें प्रयास करते करते आज हम लोग का एक छोटे लेवल पे एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, omcr.com के नाम से, या CI इंटरनेशनल से मिलता है। और जो मैं 12 साल तक पूरे दुनिया में घूम करके योग सिखाया, तो बहुत से लोग ऐसे मिले जो योग को अच्छे से समझ रहे हैं, केवल उसको एक्सरसाइज के रूप में नहीं, ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन के, कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्मेशन के टूल के रूप में देख रहे हैं। और उनको मैंने इनवाइट किया कि आप हमारे टीम में आइए। तो अभी हम लोग का जो टीम है उसमें 12 लोग हैं, जिसमें अनिल जी भी हैं, फिर कैलिफोर्निया से एक लेडी है जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ था, उसकी लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, फिर योग से उसकी लाइफ रिवाइव हुई और अब वो योगा टीचर है। वो हम लोग के साथ जुड़ करके योगा सिखाती, बहुत हेल्दी है, पॉजिटिव है, क्रिएटिव है। एक लेडी एक्वाडोर की है, साइकोलॉजिस्ट है, उसको उतना अर्निंग नहीं है क्योंकि एक्वाडोर का इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसको जोश है कि मैं योग लोगों तक पहुंचाऊं। तो स्पेनिश में योग सिखा रही है हम लोग के ग्रुप के द्वारा। एक लेडी कनाडा की है जो अपना योग सीखी है वहीं के कैनेडियन सिस्टम से, लेकिन हमारे सिस्टम को एक्सेप्ट करके उन्होंने उसमें इंटीग्रेट किया। तो इस प्रकार से अलग अलग लोग जुड़े हैं और ये जो चैलेंजेस था, ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो गया कि अब हम लोग अपने अपने स्थान पे बैठ करके इस ऑनलाइन ऐप के द्वारा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा एक एकेडमी चला रहे हैं और हम लोग को कोई फिजिकल डिस्टेंस का कोई एक लिमिटेशन फील नहीं हो रहा है और मेरे को ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ रही। मैं बैठे बैठे वो सब यहाँ बैठ करके कर सकता हूँ। तो अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस ये आपके विल पावर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप जो चैलेंजेस है उसको कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। अगर रोना है तो फिर लाइफ भर रोते रहिए, उसमें फिर आपको कोई हेल्प करने नहीं आएगा। और उसमें बहुत से लोग को इतनी आसक्ति होती है अपने दुख से, दिखाना चाहते कि मेरा दुख जो है दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। और ऐसे लोगों से पता नहीं कैसे डील किया जाए। उनको थोड़ा सा एक लाइट की जरूरत होती है, वो अंधकार में अपने शैडो को ढूंढ रहे हैं, उनको थोड़ी सी लाइट की जरूरत होती है। और मुझे लगा, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और उससे जब मैं योग में आया, मेरे को लगा हाँ योग जो है वो रियल लाइट है। तो फिर मैंने उसी लाइट को पकड़ के रखा है। अपने जीवन को भी मैं समझता हूँ कि सार्थक कर रहा हूँ और लोगों तक वो जो बृहदारण्यक उपनिषद का जो श्लोक है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, उसमें भी मैं थोड़ा सा अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करता हूँ। तो अपॉर्चुनिटीज हमेशा आपके पास है, साथ में चैलेंजेस आए तो आपका टेस्टिंग होता है कि आप कितने उसमें सीख करके आगे बढ़ सकते हैं, तभी आपके चेतना का विकास होगा। लाइफ में अगर स्ट्रगल खत्म हो जाए तो चेतना का विकास भी वहीं पे समाप्त हो जाएगा। स्ट्रगल होती रहनी चाहिए और स्ट्रगल में अपने आप को कमजोर मत समझिए, उतने अपने आप को सक्षम बनाइए। थैंक यू जी। जी स्वामी जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब आपका कहना अगर मैं एक लाइन में समअप करूं तो ये अवसाद में अवसर। अवसाद जो हमारे आसपास है, या तो आप उस पर बैठ के रो लीजिए, चिंता कर लीजिए, या चिंतन कर उससे उभर लीजिए। तो स्वामी जी बहुत ही बढ़िया सीख आपने दी। एक लाइन में आपने पूरा वो समअप कर दिया हमें कि हम या तो रो सकते हैं अपने आसपास हो रही गतिविधियों पे, या उससे स्ट्रगल करके, उससे लड़कर उससे उभर सकते हैं। और दूसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि अपडेटिंग एंड अपग्रेडिंग। आपने जैसा सबको बताया कि आपने एक छोटे से एक सिस्टम डेवलप करा है जिससे कि लोग अब योग सीख पा रहे हैं अलग अलग कोने पे। शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती तो हम इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज नहीं निकाल पाते। तो ये मुझे लग रहा है लोगों के लिए बहुत अच्छी सीख है कि अगर आपने हार मान के आप बैठ गए होते तो शायद कोने कोने में अभी भी योग ना चल रहा होता, कनाडा और जहां जहां आप बता रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया स्वामी जी, बहुत ही अच्छा। मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगी मिस्टर नवीन जी को। ये कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट है और अभी हाल ही में
जैसा कि हमको सभी को पता है, लॉकडाउन था, बहुत ही दिक्कत से हमें कुछ सामान हम इकट्ठा कर पा रहे थे, और उसमें भी हम काला बाजारी के बारे में बहुत कुछ सुन रहे थे कि ये इतने में मिल रहा है, वो उतने में मिल रहा है, और हम सभी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे। और ऐसी स्थिति में जिसने एज अ टॉर्च बेयरर काम करा, जिसने अलग अलग 20 से ज्यादा स्टेट्स में लोगों की मदद करी, वो नाम है नवीन शर्मा जी का। ये प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट है। इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करी अलग अलग स्टेट्स में इसी दौरान, और लोगों की मदद के लिए ये आगे आए हैं। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं नवीन जी को बुलाना चाहूंगी और उनसे पूछना चाहूंगी कि आप कैसे इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर पाए। नवीन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं विनायक हॉस्पिटल, जो आई हॉस्पिटल है वो, लाइफ कैंपस, और हमारे अनिल जी का और आपका मैडम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज मुझे खुशी इसलिए भी हो रही है कि इतने विद्वान पैनलिस्ट को आप लोगों ने बुलाया है, तो मुझे खुद भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। इसलिए जो तमाम मेरे साथ सम्मानित पैनलिस्ट हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ और चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। अनिल जी के लिए विशेष तौर पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अनिल जी के बारे में जब भी सुना या जाना, तो ये चीज मुझे महसूस हुई कि वो हर काम को अपना धर्म समझते हैं और समय समय पे धर्म का भी काम करते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है उनके विषय में। अभी जो कोविड को लेके जो आप लोगों ने पूरा ये कैंपेन चलाया, और जिसमें हम फेसेस देखे लाइफ को, अपने जीवन की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को लेके, और मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत खूबसूरती के साथ जीवन के अपने यथार्थ चित्रण को दर्ज किया। तो मैं अपनी ओर से कहना चाहूंगा कि देखिए, जो समाज का ताना बाना था, तो इस कोविड में दो प्रकार की चीजें हुई, एक तो निगेटिव हुई और एक पॉजिटिव हुई। अब ये फैसला समाज को करना है कि उसको वो किस दृष्टिकोण से लेता है। जैसे हम सब बात करें, यहाँ पे मुझसे कुछ सीनियर लोग भी हैं, कि प्राचीन काल में क्या होता था, समाज से हम मान सम्मान प्रतिष्ठा वैभव लेते थे, उसके बदले में समाज को हम देते थे। वापस क्या करते थे, धर्मशाला बनाते थे, स्कूल बनाते थे, कुआं बावड़ी बनाते थे, तालाब बनाते थे, और ऐसी सब चीजें सार्वजनिक उपयोग की होती थी। तो समाज को लेना और देना, ये कार्य निरंतर रूप से चलता रहता था। आम इंसानों से समाज बनता है। समाज के साथ जब भी अपन काम करते हैं तो बड़े ही सुचारू रूप से जो समाज की गतिविधियां थी उनका आना जाना होता है। लेकिन जी, नवीन जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं। आई होप उनको सभी सुनने के लिए बेकरार हैं, और बहुत जल्द हमको वो कुछ मुद्दे हमारे और भी शेयर करेंगे। और नवीन जी वापस जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इन कुछ क्षणों का विलंब है। मैं माफी चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, तो समाज से लेना देना जो चल रहा था, उससे एक सामाजिक ताना बाना बना हुआ था। अभी बीच में एक सत्र ऐसा आया कि जब समाज से हम लेना तो सब कुछ चालू कर दिए और देना बंद कर दिए, तो वो एक नीतिगत रूप से भी काफी बदलाव आया। फिर अभी इस कोविड काल में एक जो पॉजिटिव चीज हुई, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, कि हम लोगों ने जो रिश्तों के संबंधों को एक दूरता आ गई थी, उसको वापस से जोड़ा। हमने अपने रिश्तेदारों को फोन किया, चाहे जरूरत में किया, चाहे हालचाल जानने के लिए किया। हमने अपने दोस्तों को याद किया। हमने अपने मोबाइल के उस हर एक कॉन्टेक्ट को यूज किया जो उस विपरीत परिस्थितियों में हमारे साथ हो सकता था, चाहे वो सफाई वाले हों, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हों, चाहे वो जो हो। अब जहां तक बात मैं करूं अपने इस कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो नो डाउट पिछले 24 से लगभग 12 सालों में हम 24 प्रदेशों में हैं। इस दौरान हमको ये जानने को मिला कि जो उपभोक्तावाद है वो किस तरह से पूरे उपभोक्ताओं के ऊपर हावी है। वो कैसे हावी है कि जो छोटे दुकानदार थे, जिनकी रोजी रोटी चलती थी, हमारे गली मोहल्ले के थे, जिनसे हमको उधार भी मिल जाता था। कभी अपने साथ आप अपने बच्चे को लेके जाओ तो 1 रुपए 2 रुपए की चॉकलेट भी मुफ्त में दे देते थे। तो लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर डिपेंड हुए, तो उनको समझ में आया कि जो मानवीय आधार है या मानवीय मूल्य है, उनकी उपयोगिता कितनी बड़ी होती थी। तो इस पूरे दौरान में जितनी लोगों ने शॉपिंग ऑनलाइन में की, उसमें आपको जान के ताजुब होगा कि ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो उस ऑनलाइन शॉपिंग से परेशान हुआ। उसकी हजारों शिकायतें हमारे पास आई, मेडिक्लेम को लेके आई हुई है, इंश्योरेंस सेक्टर को लेके आई हुई है। किसी ने कोई सामान ऑनलाइन परचेज मंगाया तो वो सामान डिफेक्टेड पीस है। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान हम लोगों ने इस चीज को भी महसूस किया
कि सामाजिक जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत गहरे हुए, बहुत महत्वपूर्ण हुए, और ये बहुत चुनौती वाला काल आज भी है। ऐसा नहीं है कि आज चुनौती वाला काल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो देश और समाज है, आज भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो ये बीच मझधार में है। एक तरफ हमारे रिचुअल्स हैं, रूढ़िवादियां हैं, और एक तरफ हम पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं। तो ये दोनों का जो समागम हो रहा है इस समय में चैलेंजेस बहुत महत्वपूर्ण है। पारिवारिक रूप से जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिलियां हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज देखने को ऐसा मिलता है कि अब लोगों का रुझान हुआ है कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, ये सब चीजों का भी एक ताना बाना इस कोविड में देखने को मिला है। और रिश्तों की जो महत्वपूर्ण हुई, कोविड की वजह से एक संवाद स्थापित हुआ, और वो बुनियादी चीजें बहुत जल्दी चलेंगी। इसका सीधा सा उदाहरण ऐसा समझिए कि इसको अगर उस पे लिया जाए कि जब सीता जी को एक लक्ष्मण रेखा में बांध दिया गया था, तो वो एक लालच में आ गई कि जो स्वर्ण मृग था, जो सोने का हिरन था, उसके लालच में चली गई और उन्होंने राम को छोड़ दिया। और फिर एक ऐसा समय आया जब वो पूरी की पूरी सोने की लंका में बैठी थी, तो वहां पे वो हे राम और हे राम कह रही थी। तो इस पूरी जो दशा हुई समाज की, निश्चित तौर पे बहुत खूबसूरत आप लोगों ने कार्यक्रम किया है। उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए हमारी लड़ाई जारी है, और इस कोविड की वजह से हमको एक पॉइंट ये भी समझ में आया है कि जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो हमारे मध्यम व्यापारी हैं, जो रिटेल्स में हैं, हम उनके साथ भी खड़े रहेंगे, मध्यम वर्ग की एक सशक्त आवाज बनते रहेंगे। और मैं पुनः आपकी पूरी टीम को और जितने यहाँ पे पैनलिस्ट हैं उनसे मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं उनके चरण वंदन करते हुए उनका जीवन भर आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच नवीन जी, आपकी बातों मतलब हमें जैसा मैं बोल रही हूँ, हमारे पैनलिस्ट इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि अगर मैं इन मुद्दों की लिस्ट बनाऊं तो लिस्ट मेरी तो आगे बढ़ती जा रही है। अगर इसमें से हमारी कोशिश ये है कि इन सारे मुद्दों में से जो भी सीख आप सब हमें दे रहे हैं, अगर इसका एक 2% भी लोग फॉलो कर लें तो शायद इस सृष्टि का स्वरूप ही अलग हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा संदेश है आपकी तरफ से कि हम समाज से लेना तो सीख रहे हैं, लेकिन शायद देना हम भूल गए थे। और इसी के ऊपर ये सारा जो ताना बाना बुना जा रहा है वो कहीं डिसबैलेंस हो गया है, और ये सारी अप्रिय चीजें हमारे आसपास हो रही है। रिश्तों की महत्वता जो हम भूल गए थे, खो गए थे, वो ऐसे टाइम में सबसे पहले वही याद आया। जैसा आपने कहा, शायद कोई भी कॉन्टैक्ट हमने छोड़ा नहीं होगा जब विपदा आई कि इसको बोल के देखते हैं, इसको कह के देखते हैं। और यकीन मानिए ये बात तो बिल्कुल सच है कि आपने जिसको फोन किया है, जिससे मदद मांगी, उसने बढ़ के आपकी मदद करी। तो कहीं ना कहीं एज अ कम्युनिटी, एज अ समाज हम इस विपदा की वजह से क्लोज आए। तो अगर मैं इसमें पॉजिटिविटी देखना चाहूँ तो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है कि कोरोना काल में भी बहुत से पॉजिटिव चीजें हमारे आसपास हुई है। तो थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत ही क्लियर थॉट्स थे आपके। इसके बाद जैसा आपने बोला कि समाज से आप ले तो रहे हो, आप दे क्या रहे हो, तो इस पर मैं एक छोटा सा आपको क्लिप दिखाना चाहूंगी कि हमारा फाउंडेशन, एसजीवी फाउंडेशन, जो जैसा मैंने बोला, जहां भी हमको लगता है कि शायद हम कुछ दे सकते हैं, देने वाला तो ऊपर वाला है, जहां पे हम मदद कर सकते हैं वहां हम बिल्कुल आगे आ रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत हमसे, हमारे साथ में देने वाले लोगों से बन पड़ रहा है, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो क्लिपिंग एक बार लोगों को दिखाए। तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा गोल क्या है? इन सवालों को आपने भी ज़रूर फेस किया होगा, और आज आप एक बेहतर मुकाम पर हैं। हमारे कहने का मतलब है कि आज आप एक अच्छी पोजीशन पर हैं। जो आपने चाहा वह आपने अपना मकसद पूरा किया, आपकी मेहनत और काबिलियत के दम पर। इसीलिए हम अपना मकसद आपको बता रहे हैं। वह आप ही है जो हमारे मकसद को पूरा कर सकते हैं। हमारा मकसद है अंधत्व मुक्त छत्तीसगढ़, रोशन छत्तीसगढ़, संकल्प श्री गणेश विनायक फाउंडेशन का। आँखों के बिना जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है, यह बात हम सभी जानते हैं। अगर हमारी आँखों में थोड़ी सी भी समस्या आती है तो कितनी तकलीफ होती है, इस बात का एहसास भी है हमें। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आँखों की जटिल समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसका इलाज तो है, मगर लोगों के पास धन का अभाव है। इसी समस्या को देखते हुए हमने संकल्प लिया कि जिनके पास धन का अभाव है, हम उनका निःशुल्क इलाज करेंगे।
और हमने हज़ारों की संख्या में लोगों का निःशुल्क इलाज किया। इस वीडियो में कुछ लोगों का आप हंसता हुआ चेहरा देखेंगे। यह उन्हीं में से कुछ लोग हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पूरे छत्तीसगढ़ के ज़रूरतमंद नेत्र समस्या से ग्रसित लोगों का इलाज करना चाहते हैं, लेकिन हम अकेले इस कार्य को नहीं कर सकते। इसीलिए इस कार्य में हमें आपकी आवश्यकता पड़ेगी। क्या आप हमारा साथ देंगे? आप अपने घर के किसी भी सदस्य के जन्मदिन, सालगिरह पर भव्य कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि आप अपनी खुशी को व्यक्त कर सकें, या परिवार में किसी को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसी प्रकार अगर आप श्री गणेश विनायक फाउंडेशन की मदद से किसी के जीवन में रोशनी लाते हैं, तो वह जब अपनी आँखों से इस दुनिया को देखेगा तो ना सिर्फ आपको दुआ मिलेगी, पर ऐसी खुशी मिलेगी जिसके सामने सारी खुशियाँ बौनी नजर आएंगी। हम नहीं जानते कि अंधेरे में छोड़ा गया एक छोटा सा तीर कितने घर को रोशन करेगा, लेकिन हमें यह यकीन है कि हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इसका सारा रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंसी है जो हमारी वेबसाइट पर मेंशन है। नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी कश्ती मेरी लहरों में डगमगाती है, वो दरिया में डाली हुई नेकियां बाहर निकल कश्ती को बचाती है। कुछ बस बताना चाह रही थी कि हम भी थोड़ी छोटी मोटी कोशिशें में लगे हुए हैं और आप सबका साथ रहा तो बिल्कुल हमारी नेकी भी कहीं ना कहीं जरूर निकलेगी। इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट का। ही इज मिस्टर विजय गुरुबख्शानी। ये बॉन्जेला फूड के डायरेक्टर हैं, साथ ही स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। इनको ग्लोबल बिजनेस अवार्ड भी मिल चुका है इनकी बेस्ट हैंडमेड कुकीज के लिए थ्रू आउट द कंट्री। तो अगर मैं कहूँ कि ये बहुत ही जीता जागता एग्जाम्पल है जिन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया, तो ये गलत नहीं होगा। मैं विजय जी आपसे सुनना चाहूंगी, आपके जो ये पूरा सफर था इसमें क्या क्या दिक्कतें आई और आपने इनको कैसे अपॉर्चुनिटीज में बदला। विजय जी आप म्यूट है सर, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। ओके मैम। जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्री गणेश विनायक फाउंडेशन का, अनिल गुप्ता जी का, अनुभूति जी का और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। अभी तक क्योंकि 4 लोगों से जो अभी पैनल में मैंने देखा तो 4 सेक्टर पे डिस्कशन हो चुकी है। जवाहर जी ने एजुकेशन के बारे में बताया, वरुण जी धर्म के बारे में है, स्वामी महेश जी योगा के बारे में है, नवीन शर्मा कंज्यूमर राइट्स के बारे में है। और जब आपने मुझे बताया था कि यहाँ पे हमारी बात चल रही है कोविड को लेकर के, तो मेरी तैयारी है पूरी बिजनेस के हिसाब से। तो 5वां मैटर अभी आपके सामने में आएगा, वो प्योरली बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा। हालांकि जवाहर जी अपने साथ में वो इटली का एग्जाम्पल बिजनेस तो डाल चुके थे। मैम एक्चुअली जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, जब हमको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आप ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल पे हैं, एक हैवी रेंटल आपको देना पड़ता है, आपके पास में जंबो जेट स्टाफ होता है, उनकी सैलरी रहती है और आपको मानवीयता के नाते आप सैलरी कितना कट कर लेते हैं। अगर मान लो लॉकडाउन लगा हुआ था शुरू का, जो एकदम जो पहला फर्स्ट लॉकडाउन में एकदम पेंडेमिक सिचुएशन बन गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो ये तो फाइनल था कि बिजनेस जो है वो अभी डूबती नैया हो गई है, क्योंकि सारे एक माहौल वैसा क्रिएट हो चुका था। तब तक हमको वो जुलाई वाली कोई सिचुएशन क्या आने वाला है, कैसा आने वाला है, वो किसी को नहीं दिख रहा था। पहले 3-4 दिन हम लोग बहुत ज्यादा पैनिक थे, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि मेरा जो बेसिकली चेन वाला मॉडल है, तब हमारे पास टोटल 6 आउटलेट्स हुआ करते थे रायपुर में। मेरा रिटेल का बिजनेस सबसे ज्यादा था और एक मेरा कमर्शियल पार्ट था जिसमें हमारे प्रोडक्ट सप्लाई होते थे, मार्केट्स में जाते थे, और मैं उसको बहुत निकृष्ट समझ के काम करता था। निकृष्ट समझ के कि मतलब चलो ठीक है, हम तो बना ही रहे हैं, कोई हमसे मान ले जा करके रिटेल आउटलेट्स में सप्लाई कर रहा है तो चल रहा है तो चलने दो। तब ओवरऑल मेरे पूरे बिजनेस का रेशियो 90% रिटेल से आता था और 10% जो आता था वो होलसेल जो कमर्शियल सप्लाई होती थी उससे आता था। बट हुआ ऐसा मैम कि अगले 4-5-7 दिनों में, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब
पहला पेंडेमिक आया तो टोटल 4 बिजनेस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया, प्रोविजन, डेयरी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये 4 के अलावा सारे बिजनेस बंद थे। उसमें से 3 बिजनेस मेरे बिजनेस को सपोर्ट कर रहे थे, वो था प्रोविजन, डेयरी और फ्रूट्स, क्योंकि इन जगह में मेरी कमर्शियल सप्लाई वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे वहां जाना चालू हो गए, मतलब रिक्वायरमेंट आना चालू हो गई। उसका टेक्निकल रीजन था मैम, हमारी फूड इंडस्ट्री में एक वर्ड है होरेका। होरेका वर्ड यूज किया जाता है HO से होटल, RE से रेस्टोरेंट और CA से कैटरिंग। तो उस समय आपको ध्यान होगा कि सारे फूड सेक्टर बंद थे, ना कोई चाट गुपचुप मार्केट में था, ना कोई मोमोज वाला, ना कोई रेस्टोरेंट वाला, ना कोई फंक्शंस हो रहे थे, ना कोई गैदरिंग हो रही थी। तो घर की सारी महिलाएं शेफ बन गई। अब वो बच्चे को तो पिज्जा खाना है, बच्चे ने सैंडविच खाना है, बच्चे ने बर्गर खाना है, तो वो पूरा का पूरा होरेका हमारी बेकरी में। और उस समय जो हमारा रिटेल का मार्केट जो बंद था, मतलब पूरे स्टोर्स हमारे बंद थे, उस समय में जिस काम को मैं सबसे निकृष्ट समझ करके करता था वो सबसे उत्कृष्ट होकर के होता। इतनी ज्यादा डिमांड थी, इतनी ज्यादा डिमांड जो हमको समझ नहीं आई, क्योंकि अभी तक का हमारे पास में ऐसा जितने भी हमारे अनुभव होते थे वो ये होते थे कि गर्मी में ब्रेड की सेल नहीं होती, ऑब्वियसली स्कूल बंद हो जाते हैं, लोगों के फूड ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, आदमी को पीक गर्मी लगेगी तो वो छाछ, मठा, आम का पना, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, फलूदा या इस टाइप से जितने भी ठंडे आइटम होते हैं वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली चाय, कॉफी, बैग्ड आइटम्स जितने होते हैं उससे थोड़ा किनारा कर लेता है। लेकिन अब जब लॉकडाउन लगा हुआ है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लोग घर में ही बैठे, चाहे वो पंखे में हो, AC में हो, कूलर में हो, किसी में भी हो, तो वो सारा का सारा जो था, वो जो पूरी की पूरी मार थी वो पूरी की पूरी बेकरी इंडस्ट्री के ऊपर था। और जो मेरा टोटल कमर्शियल सप्लाई मेरे पूरे ओवरऑल टर्नओवर का 10% होता था, वो आज उठ करके 40%। एक बेनिफिट जो हुआ मेरा। दूसरा बेनिफिट ये हुआ मैम, जो हमारे साथ में रहा, कि अब जब जाहिर है कंजम्पशन ज्यादा हो गया, डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, तो आपको अपना इंफ्रा बढ़ाना पड़ेगा। 2020 में भगवान ना करे, क्योंकि कई सेक्टर्स के ऊपर स्थिति बहुत बुरी आई है, एजुकेशन सेक्टर, ट्रेवल एंड टूरिज्म, ये सेक्टर बहुत ज्यादा मार खाए हैं। लेकिन उस समय में हमने अपना इंफ्रा इतना बढ़ाया, जो इंफ्रा हमारे पास 2024 तक होता, उतना इंफ्रा हम लोग 2020 में डेवलप कर, उतनी मशीनरी, उतनी गाड़ियां, जितनी भी चीजें लगनी थी, मैन पावर, पैकेजिंग, ये वो सारी चीजें, तो हम लोगों का एक्चुअली पेंडेमिक 4 साल आगे, जो शुरू में तकलीफ थी। सेकेंड मैटर क्या हुआ, जब हमारा ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल था, जिसमें हमको तकलीफ होती थी वास्तव में, ये तो कमर्शियल सप्लाई वाला पार्ट पढ़ा, जब ब्रिक एंड मोर्टार वाले मॉडल की बात आई तो उसमें ये हो रहा था कि हम लोग इस बात को एनालिसिस किए, क्या रीजन है कि हम लोग अपने स्टोर्स में बहुत तकलीफ में जा रहे हैं। तो हमको 2 चीजें लगी। एक तो जो सबसे था कि हम बहुत प्राइम लोकेशंस पे जाते थे, हमको बड़े स्टोर्स चाहिए होते थे, रेंटल हैवी होता था, जितना बड़ा स्टोर रहेगा तो आपके स्टाफ की साइज बड़ी हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगा यार ये कुछ हमको ऐसा करना पड़ेगा कि हम इस दर्द से बाहर निकलें। मान लो कभी भविष्य में कोई दूसरा लॉकडाउन लगा और आप म्यूट हो गए हैं। देखा भी तो मैंने अपने मॉडल पे काम करने से पहले मैं 3 फ्रेंचाइजी एक्सपो कर चुका था। मैं छत्तीसगढ़ की पहली कोई फूड इंडस्ट्री की कंपनी होगी जिसने दिल्ली प्रगति मैदान पे अपना स्टॉल लगाया, फ्रेंचाइजी इंडिया में। तो वहां जब मैं गया तो सब आकर के पूछते थे नाम से उनकी कंपनी कहाँ की, कंपनी कहाँ की, बिकॉज दे जस्ट इमेजिन कि US का ब्रांड है, इटली का ब्रांड है, फ्रांस का ब्रांड है, नाम कुछ इस टाइप से फील होता था बॉन्सेलो। बट जब मैं उनको बताया छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से ब्रांड दिल्ली आ गया। मैं बोला हाँ क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि उनका मेंटल लेवल नहीं था। अब क्या हो रहा था कि मैं वहां पे जाता था, ब्रांड नेम की वजह से मेरे पास में पैन इंडिया इंक्वायरी थी। पहला कस्टमर ही मेरा ढाका का, उसके बाद आप बैंगलोर, बांग्लादेश, चेन्नई, हैदराबाद, जितने भी थे सारे मल्टीपल जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पे उसकी डिमांड थी। बट प्रॉब्लम ये हो रही थी, फ्रेंचाइजी तो डन हो रही थी, लेकिन मेरा मॉडल इतना हैवी था कि अगर मैं कोई एक फ्रेंचाइजी को डील करूं तो वहां के ऑपरेशन स्टार्ट करने में 1 साल लगेगा, और इंक्वायरी आपके पास 100 है। आप म्यूट, सॉरी जी सॉरी, वो एक कॉल आ जा रहा था, उस वजह से हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगा यार कि हमारे मॉडल में कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ हो जा रही है कि हमको अपने उस मॉडल के ऊपर में काम करना चाहिए। तो हम लोगों ने बैठ करके लास्ट ईयर एक नया मॉडल डेवलप किया,
उसका नाम हमने दिया बोंजेलो बिस्कुट टी। बेसिकली हमारे पास में कुकीज थी, बिस्किट थी। अब हमको लगा यार प्योर कुकीज की शॉप तो डाली नहीं जा सकती, कुकीज लेने के लिए कैसे आती है, वो तो जनरली एक आपको डिपार्टमेंटल स्टोर, प्रोविजन स्टोर सब जगह मिल जाती है। तो हम लोगों ने एक नया मॉडल डेवलप किया, बोंजेलो बिस्कुट टी। हमने उसमें चाय को साथ में ऐड कर दिया। ये मॉडल में करने से पहले हम लोगों ने पहला रूल बनाया था कि हम अपने इस मॉडल में सारी लाइट चीजें रखें। तो हमने इंफ्रा लाइट कर दिया, एसेट लाइट कर दिया, पीपुल्स लाइट कर दिया, मेन्यू लाइट कर दिया, एसकेयू लाइट कर दिया। लास्ट ईयर 2020 तक जो मेरे पास 6 आउटलेट थे, अगेन मुझे पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, थैंक्स टू पैंडेमिक मैं अभी 9 आउटलेट में हूँ। होप सो 10वां मेरा एक और आउटलेट आ रहा है मेरा नागपुर में। और कल मैं फ्रेंचाइजी शो में बैठा था, तो ऐसा उम्मीद है कि हम वहां पे 2 से 3 डील और क्रैक करेंगे, क्योंकि फ्रेंचाइजी का डिसीजन आदमी 1 मिनट में ले नहीं पाता है। वो आपसे आता है, मिलता है, मॉडल समझता है, उसको घर में डिस्कस करना होता है, फाइनेंस कैसा अरेंज होगा, क्या करना है। तो क्योंकि इंक्वायरीज बहुत सारी लीड्स आई हुई हैं हमारे पास में, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2020 से जो फर्स्ट लॉकडाउन से लेकर के इस 2021 समाप्ति तक में मैं डबल में तो मिनिमम हो जाऊंगा काउंटर्स। कमर्शियल का पार्ट मेरा बड़ा हो चुका, इंफ्रा मैं 2024 में चल रहा हूँ। आपको सिर्फ वो पॉइंट तलाशना होता है कहाँ पे वो चीज अटक रही है और उस एक चीज के ऊपर काम करना होता है। जैसे अभी वो स्वामी जी कह रहे थे कि आपको नेगेटिव चीज को लेकर के नहीं बैठना है, आपको उसमें अपना एक पॉजिटिव पॉइंट देखना है कि कौन सी ऐसी चीज है, आप कौन से दृष्टिकोण से देख रहे हैं। बस मैं उस दृष्टिकोण में एक एक पॉइंट पकड़ता था। और पूरा दृष्टिकोण शब्द जो है, इसमें एक मैडम मैं थोड़ा सा चीज कहना चाहूंगा। दृष्टिकोण ना एक बहुत बृहद शब्द हो जाता है, मतलब बहुत, आप नजरिया बोल दिए ना तो जीवन पे एक अलग बात करती है। मैं बोलता हूँ पूरा नजरिया एक अलग चीज है, अच्छी बात, उसके एक बेसिक पॉइंट को पकड़ लीजिए। अगर आपने उस बेसिक को पकड़ लिया कि यार ये असल में ये दुखा रहा है, या इसको दबाने से ये बटन दबेगा। हम टीवी के सामने बैठते हैं, बकायदा रिमोट लेके बैठते हैं, वी नो वेरी वेल आज तक किस में आएगा, एबीपी किस में आएगा, एनडीटीवी किस में आएगा, जी न्यूज किस में आएगा। तो जब मुझे जी न्यूज देखना है तो मैं वो बटन दबाऊंगा, एबीपी देखना है तो वो दबाऊंगा। सारी चीजें बिजनेस में और लाइफ में वैसी होती हैं। हमको बस ये समझना है कि मेरे हाथ में रिमोट में मैं कौन सा बटन दबाने वाला। रिमोट आ जाना एक अलग कहानी है, बट अगर उसमें वो बटन क्लियर हो जाए तो वो बस मैं उस बटन को पकड़ता था कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे दबाऊंगा और चीजें बदल जाएंगी। बस मैं वो बटन देखते जाता था। मुझे ये समझ में आ गया था, मैंने अपने डिलीवरी व्हीकल्स जितने बढ़ाए हैं मेरा उतना बिजनेस बढ़ा है। मैडम पिछले 13 साल में मेरे पास में 4 गाड़ियां थी और पिछले 1 साल में मैं 4 को 8 कर चुका हूँ, मतलब जस्ट डबल। 4 गाड़ियां मैंने लास्ट ईयर की। तो मैं बस वो पॉइंट तलाशता था, कौन सी ऐसी चीज है जहां पे दबाने से मेरा चैनल चेंज हो जाएगा। बस मैं वही बटन दबाते गया और वो करते गया। सो फाइनली आपको जब भी ये प्रॉब्लम आए, मैं अब ऑडियंस से ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको जब भी कोई लगता है कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होती है, आप नोट डाउन कर लीजिए कौन सी 8 चीजें, कौन सी 7, कौन सी 12 चीजें आपको तकलीफ दे रही हैं। उनमें से ये करेक्ट आपको आप छांटते जाइए कि इस एक बेसिक चीज है। आप लिखेंगी 12, 8 लिखे, 7 लिखे, प्रॉब्लम जो होगी ना मैडम बेसिक किसी एक में हो, ज्यादा से ज्यादा 2, उस 1 और 2 के बटन को दबाते जाइए, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो बहुत बढ़िया विजय जी, बहुत ही सही बात आपने कही कि आप अपनी उस प्रॉब्लम को ही हटा दीजिए जो आपको परेशान कर रही है, फिर आगे का रास्ता आप खुद ही बनाते हुए चले जाएंगे। और इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हार नहीं माननी है। आपने हार नहीं माना तो इस अवसर में भी आपको कहीं ना कहीं वो एक आशा की किरण दिखती रही और आप उस पर मेहनत करके आगे बढ़ते रहे। मैं ये नहीं कहूंगी इसमें मेहनत उतनी ही है, और मैं ये व्यूअर से भी कहना चाहूंगी कि मेहनत में कहीं कमी नहीं है, मेहनत आपको करनी है, सिर्फ दिशा देखनी है आपको। और एक वो पॉइंट जो विजय जी ने कहा कि आपको वो एक पॉइंट पकड़ना है, आपको वो नस पकड़नी है जो आपको सही रास्ता दिखाए और सही तरफ ले जाए। और इसी के साथ शायद ये नस अगर किसी ने सही समझी है तो वो हमारे अगले पैनलिस्ट हैं। ही इज नन अदर देन डॉक्टर अनिल के गुप्ता। मैं इनको इनवाइट करना चाहूंगी, इनको गेस्ट कहना तो शायद गलत हो जाएगा। ये वो हैं जिन्होंने इस स्कीम के साथ हम जैसे लोगों को, हमारी टीम को मोटिवेट करा और इस पैंडेमिक के टाइम में हमें भी कहीं से हताश नहीं होने दिया। इन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस करी, बहुत सारा मेहनत करी और सैड फ्री इंडिया के कॉन्सेप्ट के नाम से आगे आए। सैड फ्री इंडिया, जैसा मैंने बताया, एक सैड, डिप्रेशन, इनके पास कुछ ऐसे स्टैट्स हैं जो मैं शायद इनसे ही सुनना चाहूंगी। वो स्टैट्स
जिसने हमारा पूरा एक थॉट प्रोसेस बदल दिया। हताश होने की बजाय आज हम यहाँ बैठ के आप लोगों के साथ लोगों को मोटिवेट करने की एक मुहिम में जुड़ चुके हैं। तो ये डॉक्टर अनिल के गुप्ता हैं। ही इज MBBS, MS, PhD, consultant eye surgeon, lifestyle and holistic medicine consultant and coach, youngest eye surgeon from Chhattisgarh to perform max of the surgeries in a stipulated time. He is Guinness Book of World Record holder, recipient of several state as well as national awards, और अभी ये इंटीग्रेशन पे काम कर रहे हैं मॉडर्न मेडिकल सिस्टम और हमारे एशियन वैदिक साइंस के ऊपर। बहुत सारी चीजें और हैं, और मैं बिना टाइम लेते हुए उस इंसान को बुलाना चाहूंगी जिनका ये ब्रेन चाइल्ड है, जिनकी वजह से हम ये SGB फाउंडेशन का मुहिम आगे ले जा पा रहे हैं। सो डॉक्टर, वेलकम वंस अगेन, और मैं अब आपसे सुनना चाहूंगी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज के जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको मेरा सादर प्रणाम और थैंक यू भी कहना चाहूंगा कि इतना अच्छा कंटेंट, इतना प्रिसाइज कंटेंट लाइफ की समस्याओं को लेकर, कोरोना के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी को लेकर जो आज इस पैनलिस्ट ने डिस्कशन किया, बहुत शानदार रहा। हमारे इस आज के प्रोग्राम का मोटो यही था, लाइफ कैंपस, लर्निंग फॉर लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि जो सैड, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज की भरमार है, ये तो कोरोना से पहले ही थी। कोरोना ने आके इसे और ज्यादा बढ़ा दिया और चैलेंजेस दे दिए। ऐसे ही लाइफ में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस पहले ही से थे, लेकिन कोरोना ने उन्हें एक्सपोज कर दिया, हमसे अपने आप को अवगत करा दिया। और कोरोना ने चैलेंजेस तो दिए, लेकिन साथ साथ ये भी बताया कि कोरोना के द्वारा आपको अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करना है और इन चैलेंजेस को फेस करना है। तो अगर मैं आज के टॉपिक की बात करूं, कोरोना चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, अगर हम इस टॉपिक को 4 पॉइंट में डिवाइड कर लें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, स्वॉट एनालिसिस। थ्रेट्स तो लाइफ में आती ही रहेंगी, उन थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज में कैसे कन्वर्ट करना है ये डिपेंड करता है माइंडसेट के ऊपर। दूसरा होता है स्ट्रेंथ और वीकनेस। वीकनेस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ को अपनी भूल जाते हैं। जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक हैं, जितनी भी फिलॉसफीज हैं, वो ज्यादातर ये कहती हैं कि आप अपनी वीकनेस को ढूंढिए और उनको अपग्रेड करिए और धीरे धीरे आप अपग्रेड होते जाइए। लेकिन मेरी पर्सनल फिलॉसफी बिल्कुल डिफरेंट है। मैं कहता हूं वीकनेस को छोड़ दीजिए, बस अवेयरनेस रखिए कि वीकनेस है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्ट्रेंथ ढूंढिए जो आपके अंदर हो और उसको लगातार वर्क करते रहिए, उसको अपग्रेड करते रहिए और फिर देखिए मजा आ जाएगा लाइफ में। बचपन में मैं डॉक्टर क्यों बना, वहां से शुरुआत कर रहा हूं और बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा आपको कि मेरी फैमिली एक छोटी सी फैमिली थी, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली थी, और वहां पर दादा दादी और कई फैमिली के मेंबर्स को डिजीज होती थी, बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस थी, और उन्हें जब मैं डॉक्टर के पास लेकर जाता था, वहां लंबा वेटिंग टाइम, और वहां पर जब मैं वेटिंग टाइम में बैठा होता था तो जो पेशेंट्स बैठे होते थे उनकी जो इमोशंस होती थी वो मुझसे देखी नहीं जाती थी। वहां से मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, इंडिया को डॉक्टर्स की जरूरत है और मुझे डॉक्टर बनना है। घर आकर जब फैमिली को बताया तो फैमिली ने मजाक उड़ाया कि बेटा, डॉक्टर्स उनके बच्चे बनते हैं जिनके रिसोर्सेज होते हैं, जिनके पास हॉस्पिटल्स होता है। हमारी फैमिली में क्या कैथल से कोई डॉक्टर नहीं बना है, जिस जगह से मैं बिलोंग करता था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं बना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ स्ट्रेंथ है और मैं वीकनेस को नहीं देखूंगा। और बस वहां से जिद की और दुनिया बदली। मैं अपने समय में उस कैथल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का पहला लड़का था जहां से मैंने PMT क्वालिफाई किया और डॉक्टर बनके दिखाया। अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का पहला लड़का था, और मेरे बाद वहां से बहुत सारे लोग निकले। तो वहां से मुझे ये समझ में आया कि वीकनेस कुछ नहीं होती, वीकनेस आपका माइंडसेट होता है। वीकनेस से नजर हटाओ और स्ट्रेंथ पे फोकस करो। जैसा डॉक्टर जौहर सर ने बताया कि देखिए इडली के बिजनेस में भी उन्होंने कैसे अपॉर्चुनिटीज तलाश कर ली। थ्रेट्स लाइफ में आएंगे, थ्रेट्स में से अपॉर्चुनिटीज कैसे सर्च करना है ये मुझे बार बार समझ में आते गया। और अगर अभी की बात करें, वहां से शुरुआत तो हो गई डॉक्टर बनने की, एक आई स्पेशलिस्ट भी बन गया। लेकिन फिर मुझे वही लगा कि एक दिन आई स्पेशलिस्ट बनने के बाद भी मैंने देखा कि बाहर जो भीड़ बैठी हुई है, मैं तो अपने चैम्बर में बैठकर पेशेंट्स को देख रहा हूं, लेकिन बाहर जो भीड़ बैठी हुई है वहां पर भी एक लड़का और बैठा हुआ है और वो भी यही सोच रहा है आज फिर। यानी परेशानियां अभी भी कम नहीं हुई हैं। वो 1996 और 2020
पेशेंट्स की भरमार तो और बढ़ते जा रही है, डिजीजेस तो और बढ़ते जा रही हैं। इनफैक्ट जितना उस समय स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज था उससे कहीं गुना ज्यादा हो गया है। तो फिर मेरे बनने से कोई बदलाव तो आया नहीं। मैं कितने लोगों का दर्द कम कर पाया? हाँ, मैंने समझा कि मैंने आई स्पेशलिस्ट बनके बहुत सारे लोगों को आई साइट तो दिया, लेकिन मैंने देखा कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो माइंड साइट की वजह से हैं। तो आई साइट के साथ साथ नजरिया भी बदलना होगा, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को बदलना होगा। तो वहां से मैंने सोचा कि मुझे एक नया कॉन्सेप्ट लाना होगा, और ये कॉन्सेप्ट होगा हमारा मेडिकल सिस्टम रिफॉर्मेशन की जरूरत है, हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर रिफॉर्मेशन की जरूरत है, क्योंकि हम ब्रेन और बॉडी को काम कर रहे हैं, लेकिन माइंड और सोल जो मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स है उस पर तो काम ही नहीं हो रहा है कहीं। और अगर उस पर काम करना है तो हमें इंटीग्रेट करना होगा बहुत सारी साइंसेस को, ताकि एक कंप्लीट हेल्थ केयर मॉडल बन सके। बिकॉज वी आर MBBS, माइंड ब्रेन बॉडी सोल, और ब्रेन और बॉडी के लिए मेडिकल साइंस अच्छी है, बट माइंड और सोल उसका क्या? स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तो माइंड के इश्यूज हैं, सॉफ्टवेयर के इश्यूज हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स लगातार गिरते जा रहा है, लोग बेचैन हैं, लोग बेबस फील कर रहे हैं, और कोरोना ने आकर इस चीजों को और ज्यादा हाईलाइट कर दिया। मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन सारी बिगड़ी हुई है। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ पर इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर लाने सिस्टम को लोगों को समझाना होगा। और मैंने एक छोटा सा शुरुआत किया, पॉजिटिव हेल्थ जोन का एक वेलनेस सेंटर लाया, जहां पर 7 डायमेंशन वेलनेस को लोगों को समझाना शुरू किया, और स्वामी जी जैसे लोगों को जोड़ना शुरू किया जो स्पिरिचुअल डायमेंशन को ठीक करेंगे। बहुत सारे अच्छे लोगों को जोड़ना शुरू किया जो मेंटल डायमेंशन पे काम कर रहे हैं, और ये एक्सपेरिमेंटल मॉडल बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ। पिछले 5 सालों में हमने मोर देन 1000 से ज्यादा पेशेंट्स पे इस पे काम किया, और सब आज की डेट में हैप्पीनेस की तरफ, वेलनेस की तरफ मूव कर रहे हैं। आज उनका फोकस डिजीज से वेलनेस की तरफ चला गया है। इसी प्रकार लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि कोरोना के लॉकडाउन में लोग मेंटल डायमेंशन से बहुत ज्यादा परेशान हैं, सोशली डिस्टर्ब हो गए हैं। तो हमने लाइफ कैंपस की शुरुआत की, जहां पर लोगों का इमोशनल वेंटिंग होता है, जहां पर लोग अपनी बातें शेयर करते हैं, और बहुत सारे अच्छे लोगों को, लाइफ इन्फ्लुएंसर्स को इस प्लेटफॉर्म पर लाकर उनसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि वो लाइफ में मोटिवेट हो सके। तो जैसा सब पैनलिस्ट ने भी कहा, जिंदगी चलने का नाम है, मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत, और सारा कुछ यहां से होता है। अपने मस्तक पर दस्तक देने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ ठीक यहीं से होना है। तो इसी शुरुआत में हमने ये लाइफ कैंपस को भी शुरुआत किया। तो हमेशा बस यही कहना चाहूंगा, अपनी वीकनेस को नहीं, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, और प्रॉब्लम्स उसको बस चैलेंजेस बोलिए, चैलेंजेस, और चैलेंजेस आते रहेंगे, और चैलेंजेस की चिंता मत कीजिए। स्वामी जी ने कहा चैलेंजेस से ही हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कॉन्शियसनेस का विकास होगा। कोरोना हमें डराने के लिए नहीं आया है, कोरोना कह रहा है कोरोना वो सब कीजिए जो करने की जरूरत है, अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर कीजिए। और लाइफस्टाइल, आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें केवल स्टाइल रह गया है, देयर इज नो लाइफ इन इट। तो एड लाइफ टू योर ईयर्स एंड ईयर्स टू योर लाइफ। कॉन्शियसनेस को बदलकर एक 7 डायमेंशनल वेलनेस के साथ लाइफ को एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर। और आगे फिर एक बार आपने कुछ हमें मोटिवेट कर दिया है, ये कहकर कि कोरोना से डराने नहीं आया है, हमें कुछ सिखाने आया है। तो इसी कोरोना काल में शायद हम अपने आप पर कुछ इम्प्रोवाइजेशन डाल करके बहुत एक बेटर ह्यूमन बीइंग की तरह इमर्ज कर सकते हैं। जैसा कि डार्विन थ्योरी ऑफ एडेप्टेशन में भी था, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको अगर इवॉल्व होना है तो आपको कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, और शायद पॉजिटिव सोच से ही आपके बिहेवियर पे फर्क पड़ेगा, और शायद आप खुद खुश रहेंगे तो आसपास के लोगों को भी खुश कर सकेंगे। तो बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस माइंड बॉडी सोल की वर्किंग पे जो आज हमारे पैनलिस्ट ने बहुत सारा हमें बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ ये सभी टिप्स लोगों को बहुत काम आएंगे। अगर इसमें से 1-2% भी हम चेंज ला पाए तो शायद हम कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। और ये जो आपने सैट फ्री इंडिया मुहिम शुरू करी है, शायद इसका एंड होप से होगा। होल्ड ऑन, एवरीथिंग पेन्स विल एंड। So with this note, I would like to thank all of my panelists. बहुत शुक्रगुजार हूँ कि संडे को आपने इतना टाइम निकाला, महत्वपूर्ण टाइम निकाला और हमारे साथ जुड़े। ये प्रोग्राम मैं समापन की तरफ ले जाऊं उससे पहले, जैसा डॉक्टर साहब ने मेंशन करा, लाइफ कैंपस पॉजिटिव हेल्थ जोन एक वेलनेस सेंटर है जो आपके तीनों एस्पेक्ट पे काम कर रहा है। मैं चाहूंगी कि एक बार अगर समय मिले तो हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, उसे देखें और थोड़ा सा समझें। अगली बार एक बार फिर एक नए एपिसोड के साथ, नए पैनलिस्ट के साथ हम जरूर जुड़ेंगे। स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू सो मच ऑल द पैनलिस्ट। आज के लिए
मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी। बहुत जल्द मिलते हैं आप सभी से फिर कहीं कहीं और। थैंक यू सभी पैनलिस्ट का दिल से आभार। स्वामी जी, जवाहर सर, वरुण जी, विजय जी, बहुत अच्छा डिस्कशंस और बहुत अच्छी नॉलेज आप लोगों ने यहाँ प्रोवाइड की। मैं आपका एक बार फिर दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।